ज़िंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो आप कभी किसी को बताते नहीं, पर कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो आप चाहते तो हैं लोगों को बताना, पर उन्हें बताते बताते बहुत देर हो जाती है। परवीन और उसके शोहर अब्बास इस नए घर में आज ही शिफ्ट हुए थे। नई नई शादी, नई जगह, नया घर और एक नई ज़िंदगी, ये सब मिलजुल के परवीन को एक्साइटेड भी कर रही थी और नर्वस भी। और पहले ही दिन सारा वक्त सिर्फ सामान को अनपैक करने और घर को सजाने में निकल गया। परवीन और उसके शौहर अब्बास ने 90% घर को पहले ही दिन सेट कर लिया और फिर आस्ते आस्ते पूरे तरह सेटल करने में एक हफ्ता लग गया। परवीन इस पूरे टाइम कुछ तो बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों रह रह के उसे हमेशा किसी के आस पास होने का एहसास होता। कभी ऐसा लगता कोई साथ साथ पीछे चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बगल वाले कमरे में गुनगुना रहा है। आज अब्बास और परवीन का 8वां दिन था इस घर में। अब्बास ऑफिस के काम से 2 दिन के काम में कराची गया था और रात से परवीन को बुखार था। सुबह उठने में थोड़ी देर हुई, चाय पीते पीते याद आया परवीन को गार्डन में तो पानी दिया ही नहीं। उसने जल्दी से चाय ख़त्म की और बाहर गार्डन में पहुंची तो देखा तो उसके सारे पेड़ पौधे फूल पत्तियों को पानी दिया जा चुका है। उन पे पड़ी बूंदे रह रह के सुबह की सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। परवीन वापस घर के अंदर गई और किचन में सब्जियां काटने लग गई। काफ़ी देर से वो सोच रही थी कि पानी तो उसने डाला ही नहीं और अब्बास 2 दिन के बाद लौटेंगे, तो पानी किसने डाला। वो ये सोच ही रही थी कि उसे ठीक अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ और परवीन ने इस बार दांत खींचते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा घर है। दोपहर का खाना खाकर परवीन टीवी देख रही थी। टीवी पर जैसे थोड़ी देर पहले उसकी कही हुई बात का जवाब दिखाया जा रहा हो। जो सीरियल आ रहा था उसका डायलॉग था, आज तक मैंने तुझे तंग नहीं किया, ना ही किसी बात के लिए रोक टोक की, और तू मुझे यहाँ से जाने को कह रही है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये आखिरी शब्द परवीन ने अपने कानों में सुने, जैसे कि उसके पीछे से बोल रहा हो। परवीन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की थी, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने टीवी बंद और दोपहर की नींद लेने चली। परवीन को गाने का बहुत शौक था और हर शाम 5 बजे वो रियाज करती थी। सोकर जब वो उठी, हाथ मुँह धोकर वो रियाज करने बैठी। सारे गामा पाधानी सा। इसके आगे जो हुआ वो परवीन जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की को भी सहमा गया। उसकी गाई सरगम का जवाब जिसने भी दिया, उसकी सांस से परवीन को अपने चेहरे पे महसूस हुई और उसने ये धुन भी गुनगुनाई। परवीन और अब्बास की नई शादी के बाद दोनों इस नए शहर और इस नए घर में शिफ्ट हुए, जहाँ परवीन को हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई आसपास है। किसी की मौजूदगी का ये एहसास जब एक दिन बहुत करीब से हुआ तो परवीन ने गुस्से में कहा, तुम जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा घर है। परवीन को गाने का बहुत शौक था। जब वो रियाज कर रही थी तो उसने अपने घर में अपने सरगम के बाद एक गुनगुनाहट सुनी।
उसने पलटकर पूरे कमरे में चांद मारा और फिर पूरे घर में, लेकिन वहाँ कोई नहीं था परवीन के अलावा। परवीन ऐसे बातों पे डर के चीखने और पुकारने वाली लड़की नहीं थी। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात का। एक दिन जब सूखे कपड़े लेने छत पर गई, आसमान पर बादल गरज रहे थे, बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही थी। कुछ ही देर में बहुत ज़ोर बारिश शुरू होने वाली थी, ऐसा लग रहा था। उसने अपने दुपट्टा तार से उतारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि उसका दुपट्टा हवा में उड़कर उस बांस पर जा अटकी जिससे ये तार लगा हुआ था। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुपट्टा बांस पे नहीं बल्कि किसी के चेहरे पे फंसी हो। परवीन ने हाथ बढ़ा के दुपट्टे को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके हाथ पर किसी के ज़ोर से फूंकने की उसे गर्माहट महसूस हुई। परवीन दुपट्टा वही छोड़ के वापस दौड़ी, छत का दरवाज़ा बंद किया और नीचे अपने कमरे में पहुंची तो बेड पर आंखों के सामने वही दुपट्टा था जो छत पे अटका हुआ था और बाकायदा तय करके रखी भी थी। पर अगर वो दुपट्टा यहाँ थी तो ऊपर कौन सी थी? परवीन तुरंत उठकर वहाँ पर छत के ओर दौड़ी। जाकर देखा तो दुपट्टा अब भी वही था। परवीन को पता नहीं क्या सूझा कि उसने माचिस जलाई और उस दुपट्टे में आग लगा दी। परवीन नीचे अपने कमरे में आई तो देखा तो बिस्तरे पर तय करके उसका दुपट्टा बुरी तरह से जला हुआ है और झुलसी और कुचली पड़ी हुई थी और पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। शाम को जब अब्बास वापस आया तो परवीन ने इस वाक़या के बारे में उससे कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर उससे करती तो शायद किसी और इंसान की तरह अब्बास भी उसे पागल कहता। देर रात सोते वक्त परवीन की नींद तब खुली तब उसे लगा उसकी चादर कोई नीचे खींच रहा है। परवीन ने नींद में चादर वापस खींची और खींचते ही चादर दोबारा नीचे खींची गई और इसी बीच चादर फटने की आवाज़ आई। इससे पहले परवीन चीज़ों को समझ पाती, किसी ने उसके दोनों पैरों को ज़ोर से पकड़ा और उसको बिस्तर से नीचे खींचा और सीढ़ियों के रास्ते घर के ठीक बाहर गार्डन में लेके जाके उसे छोड़ दिया। सुबह जब परवीन की आंख खुली तो अब्बास ऑफिस जा चुका था। परवीन चाह के भी उठ नहीं पा रही थी। उसके सर और पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था और चादर बिस्तर पर पटी हुई पड़ी हुई थी। परवीन और अब्बास शादी के बाद नए घर में नए शहर में शिफ्ट हुए, जहाँ परवीन को हमेशा महसूस होता कोई आसपास है और इसी वजह से उसने वो जो कुछ भी था या थी उसे घर से निकल जाने को कहा। और उसके बाद शुरू हुए कुछ अजीब व गरीब हादसे परवीन के साथ। सुबह जब परवीन नींद से उठी तो उसके सर और कमर में बहुत दर्द था और चादर पटी हुई थी। उस दिन रात को जब अब्बास ऑफिस से घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था। वो सीधे नहाने चला गया और नहा के बाहर निकला तो देखा तो परवीन सामने खड़ी थी। परवीन बोली उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कुछ बताना था। अब्बास कपड़े पहनते हंसते हंसते बोला, अरे बोलो ना क्या हुआ, नए घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। परवीन ने आगे जो बताया वो किसी की भी
शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। उसने बताया, एक्चुअली मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवाई थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मतलब अभी भी है। आप जब नहीं रहते हो मेरी उससे अक्सर बात होती है। उसने इतना बोला ही था कि अब्बास ने वही किया जो कोई भी करता। दरवाजे से बाहर निकलकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, तो निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, सूरत भी मत दिखाना अपनी मुझे कभी। अब्बास से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका दिल तो किया कि कमरे की गैलरी से धक्का मार दे परवीन को, पर तभी परवीन की आवाज़ से ही उसका ध्यान टूटा। आवाज़ ऊपर उस कमरे से नहीं बल्कि नीचे किचन से आ रही थी। अरे क्या हो गया? किस पे चिल्ला रहे हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अब्बास का गला सूख गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या रहा है। फिर भी उसने जो सुना था वो उसके सर पर सवार था। वो तुरंत नीचे किचन में गया और परवीन से कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई है ना? अगर ऐसा ही था तो क्यों की शादी मना कर देना चाहिए था। परवीन कुछ बोले इससे पहले ही एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पहुंची। अब मजा आया तुझे? परवीन ने तुरंत सोचा, अब बता ही देना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। परवीन ने बोलना शुरू किया, देखो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। एक्चुअली इस घर में ना बोलते बोलते वो बीच में ही अटक गई। परवीन चाह कर भी आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। परवीन जिद्दी तो थी, इसलिए उसने फिर बोलने की कोशिश की। देखो क्या है ना इस घर इस बार भी जब उसके गले से आवाज़ नहीं निकली तो गुस्से में उसने एक पेपर और पेन उठाया, लेकिन लिखने की लाख कोशिश के बाद भी लिख नहीं पाई और उसके कानों में एक आवाज़ फिर से गूंजी। तू लाख कोशिश कर ले पर मेरे बारे में ना तो तू किसी को बता पाएगी और ना लिख पाएगी। परवीन और अब्बास शादी के बाद नए घर और नए शहर में शिफ्ट हुए और वहाँ आते के साथ ही शुरू हुआ परवीन के साथ कुछ ऐसे वाक़यात जिनके बारे में अगर वो बोलना चाहती तो उसकी आवाज़ अटक जाती और अगर लिखना चाहती तो लिख भी नहीं पाती। धीरे धीरे ये बातें परवीन को पागल बनाई जा रही थी। अब्बास भी बीच बीच में बिजनेस टूर के लिए घर से बाहर गायब रहता। ऐसे में वो सारी चीज़ें परवीन के साथ और भी ज़्यादा होती। ऐसे ही एक दिन दोपहर में परवीन सो रही थी तो घर के डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था पोस्टमैन एक चिट्ठी लिए। परवीन के इस नए घर के ठिकाने पर ये पहला खत था। उसने खोल कर पढ़ना शुरू किया तो ये चिट्ठी कराची के एक सेशन कोर्ट की थी। जैसे जैसे परवीन चिट्ठी को पढ़ रही थी घर की चीज़ें अचानक से हिलना शुरू हो गई। दरवाजे अपना आप खुलने और बंद होने लगे। किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बार ये सारी चीज़ें परवीन को डरा नहीं रही थी, क्योंकि चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ों के सामने ये सारी चीज़ें बहुत छोटी थी। जैसे जैसे वो चिट्ठी को पढ़ रही थी वैसे वैसे ये आवाज़ें
और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और परवीन की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसके सामने था एक बहुत बड़ा सच जो उसे छुपाया गया था। न जाने परवीन को क्या सूझी, वो एक पेपर और पेन लेकर लिखने बैठी और साथ ही उसने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कुछ कहा और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में घर के अंदर का तूफान खामोश हो चुका था और शाम को जब अब्बास घर आया तो घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। किसी से पता चला कि उसकी बीवी परवीन ने सुसाइड कर लिया है। जब वो दौड़ा दौड़ा घर के अंदर गया तो वहाँ पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। दरअसल ये अब्बास की दूसरी शादी थी जिसके बारे में परवीन को कुछ मालूम नहीं था। अब्बास की पहली बीवी ने अब्बास की हरकतों और उसकी किसी और से अफेयर होने की वजह से गम में सुसाइड कर लिया था। अब्बास पे इस जुर्म में केस भी चला, पर वो चिट्ठी जो परवीन ने पढ़ी थी वो कोर्ट की ही चिट्ठी थी जिसमें लिखा था इस केस को क्लोज किया जा रहा है और अब्बास को बाइज्जत बरी किया गया है। परवीन ने मरते वक्त एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा, मुझे मेरे शौहर की सच्चाई मालूम हो चुकी है और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद लोगों को लगे मैं पागल हूँ, पर मुझे यकीन है कि इस घर में मुझे परेशान करने वाली रूह अब्बास की पहली बीवी की ही है। मेरी मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर अब्बास हैं जिसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अब्बास पर फिर से एक केस शुरू हुआ, पर इस बार उसे 10 साल की जेल हुई। वो घर पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है, पर वहाँ के लोग जो उस घर के अगल बगल में रहते उनकी माने तो रात होने के बाद वहाँ औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं।